ये इंतशारी हैं, अगर इनको ना मिले ना कोई और तो ये आपस में लड़ पड़ते हैं। 9 मई जो कि इंतशारी जमात है, इसका जो चलान पेश हुआ है उसमें सुहेल आफरीदी साहब शामिल हैं कि ये इश्क इमरान में घुसने का मकसद नहीं है। इसराइलीज दे आर इवल माइंडेड। भारत इतना गंदा नहीं था जितना ये मोदी के दौर में आके हो गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो है वो जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उन पर बात करेंगे। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल भी हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ उसमें भी कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही होती है। इस बार शुमाली कोरिया के हवाले से एक नई डेवलपमेंट है जो कि चौंका देने वाली है। ईरान के हवाले से ये डेवलपमेंट है कि अब कहा जा रहा है कि ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ये सारी इनसाइट्स, इनमें कौन सी खबरें सच हैं, कौन सी फेक हैं, इन पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर साहब हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे फेक न्यूज़ बस्टर बना दिया आपने। हाँ जी, बट क्योंकि माहौल इस तरह का चल रहा है ना जिसमें फेक न्यूज़ की भरमार होती है, बहुत भरमार होती है और क्योस एक डेवलप होता है। अच्छा, सबसे पहले देखिए ना, वो सबसे बड़ी फेक न्यूज़ चल रही थी कि खान साहब ये तो बाहर होंगे। नहीं, मरियम नवाज जो है वो चली गई है बाहर, वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई हैं। अच्छा, हाँ, वो जहाज पर जनाब सफर हो रहा है। मतलब ऐसी बातें यार मानना शुरू कर देते हैं। जब एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कोई नहीं जाएगा, कफायत शारी करें, तो जनाब वो साथ खबर चला दी कि मरियम जनाब चली गई है या उम्रे पर चली गई है। अच्छा, कल मैं देख रही थी कोई ऑस्ट्रेलिया भिजवा रहे थे, कोई उम्रे पर भिजवा रहे थे। अच्छा, तो ऐसी फेक न्यूज़ चलती हैं। 50 से ज्यादा पीटीआई वाले हैं। हाँ, पीटीआई वालों का वैसे कल की वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े वो तबसरे आ रहे थे। लेकिन माज़रत जी, वो कह रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब के मुझसे मुतल्लक मेरी ट्रोलिंग क्यों कर दी है। अच्छा, उनकी भी लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने तो आर्ग्यू किया था, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो हमारे वकील हैं अमजद परवेज साहब, वो अब दस्तयाब नहीं है, हमें नया वकील करना है। तो वो हंस हंस के कह रहे थे कि मेरी ट्रोलिंग क्यों की है। तो बेसिकली वो तो एक शरीफ आदमी है, वरना तो उसको चाहिए जो थूके इनके मुंह के ऊपर, जो झूठे इल्जाम लगाएं एक इज्जतदार वकील के ऊपर, और अपनी पार्टी का एक एल्डर है। देखिए, खोसा साहब इज अ सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के 77 उनकी एज है, 78 उनकी एज में है। तो वो इतने सीनियर आदमी के ऊपर आप झूठे इल्जाम लगा रहे हो कि वो कहता है मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी का मोहलत दें। हालांकि वो तैयारी के बाद थी नहीं उनकी। ऑफ कोर्स उनको उन जैसे वकील के लिए तैयारी वाला सवाल तो चल जी, तैयारी एक मिनट के लिए जरूरत भी अगर वो कहे तो ना, कहा ही नहीं है तो उसको वैसे बना दिए। तो ये सिचुएशन है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झूठा प्रोपेगेंडा। कभी देखे ना, ये इंतशारी हैं, अगर इनको ना मिले ना कोई और तो ये आपस में लड़ पड़ते हैं। जैसे कल अडियाला में देखो अपने लड़े, कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करते किस तरीके से लड़े। फिर कल जनाब जिस तरीके से लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर बात हो रही है, लतीफ़ खोसा के ऊपर, फिर कभी शरीफ अफजल मरवत के खिलाफ अजीबोगरीब से बातें शुरू कर देते हैं, कभी सलमान कुम राजा मिशाल यूसुफजई से मुतल्लिक बात करता है, आलिया हमजा से मुतल्लिक बात करता है। मिशाल यूसुफजई को सेनेटरशिप से हटाने की बात खान साहब ने की है क्या? वो की क्या बात है? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि ये अपने गंदे कपड़े बीच चौराहे में लाकर धोते हैं, ये आदत से मजबूर हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि 9 मई जो कि इंतशारी जमात है, इसका जो चलान पेश हुआ है उसमें सुहेल आफरीदी साहब शामिल हैं। अच्छा, तैमूर झगड़ा साहब हो चुके हैं, आईओ ने जनाब तफ्तीशी चलान जमा करा दिया है। तो ये जनाब 9 मई रेडियो पाकिस्तान जलाओ घराओ केस के अंदर मोहतरम सुहेल आफरीदी साहब आ चुके हैं। अच्छा जी, आपके इल्मी खबर नहीं थी ना? नहीं, वो पहले तो ये मैंने कहा मैं बताता हूं, वो आ चुके हैं। आज की जबरदस्त खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो वैसे वो काबिल भी सी हैं, उनको आना चाहिए इसके अंदर। उनको अपने जिले में नहीं देखा आपने तालिबान किस तरह घूम रहे हैं? जिला खैबर में देखिए, जिला खैबर में किस तरह घूम रहे थे तालिबान। वो तो खैर कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अमन अमान के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने अपने जो है वो गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए भी बड़ी भागदौड़ की है। लेकिन बहरहाल कौन सी गवर्नेंस बेहतर करने के लिए? इश्क इमरान में पूरे मुल्क में घूम रहे हैं, केपीके में वो मौजूद होता नहीं है, उसके अपने जिले के हालात देख लो। जिस बंदे से अपने जिला कंट्रोल नहीं हो रहा, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं ला सकता, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, उसके अगर हकूक हैं, जो बताता है बार बार कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैं इतने करोड़ का नुमाइंदा हूं, तो इतने करोड़ के नुमाइंदे की जिम्मेदारियां भी हैं। और जिम्मेदारी में से सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि रियासत की रेट को कोई चैलेंज ना करे। और रियासत की रेट को कौन चैलेंज कर रहा है? उसके अपने जिले के अंदर चैलेंज हो रहा है। वो देखिए, कल मैंने ट्वीट भी किया था और मैं आज वो बात करता हूं कि ये इश्क इमरान में घुसने का मकसद नहीं है
आपका काम है डिलीवरी, आपका काम है गुड गवर्नेंस, और गवर्नेंस तभी होगी जब लॉ एंड ऑर्डर होगा, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नमेंट की रेट होना बहुत जरूरी है, जो कि बजाय इस वक्त सुहेल अफरीदी की हुकूमत की रेट मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं सुहेल अफरीदी भी इस शिकंजे में आ गए, तो इसका मतलब जो ईद के बाद वो क्या कहते हैं इमरान खान रिहाई फोर्स का जो उनका वो था, वो शिकंजे में क्या आ गए? शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा? शिकंजे में क्या आ गए? देखिए, बात यह है कि शिकंजा नहीं है, उनका अपना ये एक एक्शन है जिसका कॉन्सिक्वेंस है, शिकंजा नहीं है। पहले तो डिनाई कर रहे थे ना कि वो जो नहीं, तो अगर डिनाई किया है तो वो उनकी नहीं है या वो फेक हैं, व्हाटएवर। देखिए, अभी मैं बताऊं, दो लोग हैं जी। अभी आपने सुना होगा कि सुहेल अफरीदी साहब के जो भाई थे वो सीएम सेक्रेटरीट में शिफ्ट हुए थे, ये बात भी सुनी आपने? नहीं, मैंने नहीं सुनी। ओके, आपने नहीं सुना हुआ उनके बड़े भाई के बारे में? फिर अब इतराज हुआ तो फिर वो उठ के अपने जो घर चले गए हैं। फिर आपने अब्दुल हादी का नाम सुना होगा? अब्दुल हादी नहीं सुना? नहीं सुना। अच्छा, अदरीस हाजी का नाम भी नहीं सुना हुआ? बस इसलिए ये अब्दुल हादी, अदरीस हाजी, ये नाम हम सुने ना, तो फिर इनके बड़े भाई का जिक्र, चर्चे सुने, तो फिर आपको पता लगेगा गवर्नेंस किधर है, और इसके बाद आपको पता लगेगा कि जनाब इनकी तरजीहात किधर है। इनका ये जो हालात होने हैं, जो केपीके के अंदर जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन बनी, इसलिए बनी है ना। तो अब्दुल हादी और अदरीस हाजी, ये सबक याद रखिएगा। बताएं ना ये क्या नेक्सस है ये? मैं इतना बता रहा हूँ ना, सुहेल अफरीदी के साथ ही नेक्सस है इनका, उनके भाई के साथ कोई ताल्लुक है उनका। अब्दुल हादी, अदरीस हाजी, ये नाम याद रखिएगा। फ्यूचर में आएगी कोई डेवलपमेंट इस हवाले से? कभी ऐसा हुआ कि ना आई? सही। अच्छा, खान साहब को जो है अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से भी दरख्वास्त दायर की गई है, आई थिंक, कुछ एतराज़ात। चांसलर डाला है, वो दरख्वास्त देने की जरूरत ही नहीं थी उनको। अल-शिफा अस्पताल और अलीमा खानम साहब भी मेरे ख्याल से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें जो वकील थे अज़मा खानम के, उन्होंने मोहलत मांग ली है। ओके, सही है यार, वो जितना प्ले कर सकती है, लंबा खींच सकती है, वो खींच रही है भाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल शिफ्ट करें, फिर वो ही टाइम मांग रहे हैं, एप्लीकेंट वो है, टाइम मांग रहा है, तो अदालत ने ग्रेशियसली टाइम दे दिया उनको। ओके, देखिए, अदालत बड़े ग्रेस का मुजाहरा करती है। फिर 190 मिलियन पाउंड वाला केस के अंदर वो था, तो उसमें डेट लेना चाह रहे थे, अदालत उठ गई है, वहाँ से जनाब बड़े चीखे चलाए। बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड वाला केस बड़ा ही तगड़ा केस है, इसके अंदर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। इम्पॉसिबल, मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल। कहते हैं 1% भी इम्कान नहीं है। जजमेंट को पढ़ के आपको पता लग जाता है कि इमरान अहमद नियाजी अपनी जो सजा है इस में हाई कोर्ट से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, चलिए अब आ जाते हैं जरा जियो पॉलिटिक्स पे। जियो पॉलिटिक्स पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत का कोई मुजरिमाना नेटवर्क जो है वो अमेरिका में भी बेनकाब हुआ है। मजीद 2 भारतीयों को जो है वो दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कल बहरीन में मोसाद के लिए जासूसी करते हुए एक भारतीय गिरफ्तार हुआ है। सऊदीया में मोसाद के एजेंट के तौर पर लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये भारत का जो इस सारी सिचुएशन में किरदार है वो काफ़ी बुरे तरीके से एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो किरदार इनका अमेरिका उनको अपना अच्छा इत्तेहादी समझता है ना, तो वो तो बहुत अच्छी बात है अगर वो उनको भी वो पता चलता है जो हमारे साथ हो रहा है। देखिए, एक गलीज करैक्टर है ये। इंडिया, भारत इतना गंदा नहीं था जितना ये मोदी के दौर में आके हो गया है। ये आरएसएस मोदी जो हिंदुवाता माइंडसेट के लोग हैं ना, हमारी ठीक है दुश्मनियां रही हैं, हमारे उनके साथ इख्तलाफात रहे हैं, हमारे ये इश्यूज रहे हैं, हमारे तो पैदाइशी है ना, चलें इश्यूज हमारे रहे ना, लेकिन हमारे कभी इस तरह का वर्स्ट सिचुएशन भी नहीं रही जितनी मोदी के दौर में आई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इंडिया अपने के लिए, वहाँ के अवाम के लिए। इंडिया एक बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी तस्वर होती थी। इंडिया के बारे में लोग कहते थे कि सेकुलर इंडिया, लोगों में यानी इखलाकी जुर्रत होती थी, बात करते थे। मीडिया में भी किसी किस्म की ईमान की रत्ती मौजूद थी। थोड़ा सा कार्टून नेटवर्क था शुरू से भी, लेकिन इतना बड़ा कार्टून नहीं था जितना अभी बन गया है। अभी तो जो गोदी मीडिया है वो जिस तरीके से वो डील करता है, और वो सारी प्रोजेक्शन, देखिए मोदी ने इक़्तिदार में आने के बाद ना, ही इज अ बुचर ऑफ गुजरात, पता है ना आपको, तारीख तो पता है ना। ये बुचर ऑफ गुजरात ने अब अपने इक़्तिदार को तकवीयत बख्शने के लिए इसने हर जगह अपनी अपनी फील्ड लगाई हुई है। अब मोदी से क्या निजात मिलेगी इंडिया को, सवाल ये है, असल सवाल ये है। मुश्किल ही लग रहा है। या वो जब उसका कहते हैं ना कि क्रियाकर्म कहते हैं इनको, जब वो मरता है, क्रियाकर्म, जब उसका क्रियाकर्म होगा तभी जान छूटेगी पूरी कौम की, इंडिया की।
यानी 1.35 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त अजाब में मुब्तला है ड्यू टू नरेंद्र मोदी। उसका राम राम सत्य होगा तो फिर इंडिया को निजात मिलेगी और फिर कोई तवक्को की जा सकती है। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के अंदर मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई बेहतरी आ सकती है, बल्कि इससे भी गलाजत में मजीद बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, ये हर जंग की सिचुएशन में ना किम जोंग उन यानी शुमाली कोरिया के जो वो प्रेसिडेंट है उनके बारे में बड़ी खबरें आती हैं और मैं तो उनको मीम्स के तौर पे लेती थी, बड़ा लाइट, लेकिन उन्होंने आज अब जो है बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा कर लिया है और ईरान के साथ अपनी सपोर्ट का भी इजहार किया है। इस खबर को आप कैसे देखते हैं? सिर्फ खबर की हद तक है। खबर की हद तक है? हाँ, देखिए बात ये है, किम जोंग साहब ठीक है, वो बहुत दूर बैठे हुए हैं। उनके लिए आना, ईरान की मदद के लिए आना, ये अखलाकी मदद होती है, ये सफारती बयानात होती हैं, इससे ज्यादा अहमियत नहीं होती। मैं बता रहा हूँ जो उसके शराकतदार हैं खत्ते के अंदर, ईरान के 2 शराकतदार हैं, चीन और रूस। वो अमेरिका तो अपने शराकतदार उसके लिए इसराइल के लिए आ गया अटैक करने के लिए, तो ईरान के शराकतदार क्या कर रहे हैं? सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो दुनिया में ऐसे ही होता है, ये जंगें जब होती है ना बहुत कम होता है कि कोई एक अलाय दूसरे अलाय के साथ आ जाए। अच्छा, ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, वाकई बिछाई तो नहीं है लेकिन खतरात मौजूद हैं इस बात के। इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वार्न किया है और वो कह रहे थे कि हमने जो है वो रिमूव कर दी है। उनका जो ट्रुथ सोशल के ऊपर ये आ गया। फिर उनके जो सेक्रेटरी ऑफ पता नहीं कौन से सेक्रेटरी थे, वॉर थे कौन थे, मैं ट्वीट देख रहा था, उनको बल्कि छोड़ दो उसको। तो ये उनकी तरफ से ऑफिशियली क्लेम किया जा रहा है कि हमने उनको रिमूव कर दिया है, लेकिन ये इस बात का कोई एडमिशन नहीं है कि उन्होंने ये बिछाई हैं माइंस। क्योंकि अमेरिकी शिपिंग कंपनीज ने जो है वो अमेरिकी नेवी से हेल्प मांगी है, जो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कहा है बहुत खतरा है वहां पर। छोटी शिप्स के ऊपर जाके माइंस बिछाई जाती हैं, छोटे जहाज होते हैं जिनके ऊपर बोट्स के ऊपर बिछाई जाती हैं। आई डोंट नो, इस पर हवाले से देखें, ये तो ट्विटर की बातें हैं, ऑफिशियली तो मेरे हवाले से मेरे पास भी इसकी कोई विल नहीं है, लेकिन ये इस पर ट्रुथ सोशल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है ना वो इस पर आया हुआ था कि हमने उनको रिमूव कर दिया। अच्छा, मैं ये भी देख रही थी हसन कि अमेरिका में सेनेटर्स जो थे, कांग्रेस को जो है क्लासिफाइड ब्रीफिंग दी गई है, उसके बाद जो सेनेटर्स ने मीडिया गुफ्तगू की है वो कंडेम किए जी। कहते हैं कोई इनके पास विजन नहीं है, वो कहते हैं जी इनके पास कोई प्लान चॉकआउट नहीं किया हुआ, और ये बड़ा एक ये कह रहे थे कि भाई इनके पास कोई क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ ये नहीं जा रहे। थैंक यू वेरी मच।